तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स, आगे की रणनीति, टेक्निकल चार्ट पे क्या है स्थिति और कुछ इम्पॉर्टेंट बिजनेस इनसाइट्स भी आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, आज के दिन ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल पे भी एक शानदार वीडियो अपलोड हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईईएक्स के बारे में, और कल के दिन यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट हमको आती हुई देखने को मिली, और वो है बायबैक के रिगार्डिंग। तो जी हाँ, तो यहाँ पर कंपनी ने प्रपोजल ड्राफ्ट कर दिया है बायबैक का, और 25 तारीख को यहाँ पर जो है मीटिंग होने वाली है। उसमें यहाँ पर ये प्रपोजल पास होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो कितना बड़ा ये बायबैक होगा, क्या वैल्यू होगी बायबैक की, कितने प्रीमियम पे ये बायबैक यहाँ पर लाने वाले हैं, क्या यहाँ पर प्राइस रहेगा, ओपन मार्केट के रूट के थ्रू आएगा या फिर टेंडर रूट के थ्रू आएगा, तो ये सारी चीज़ें हमको 25 तारीख को पता चलेगी। तो सारी अनाउंसमेंट को डिटेल में आपको मैं 25 तारीख को यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है इससे बड़ा कि यार ये बायबैक जो अभी आ रहा है, क्या ये फ़ायदे का सौदा है या फिर नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए स्टॉक प्राइस में क्या मूवमेंट रह सकती है। तो ये तो देखिए दोस्तों, मंडे को मार्केट किस प्रकार रिएक्ट करेगा ये हमको मंडे के दिन ही पता चलेगा। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो ये है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे ख्याल से बायबैक यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि देखिए 60% ऑलमोस्ट स्टॉक करेक्ट हो चुका है। ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तब यहाँ पर जो है मैनेजमेंट बायबैक ला रहा है, ऐसा नहीं है। 60% करेक्शन के बाद बायबैक आ रहा है और वैल्यूएशन ऑलरेडी कूल ऑफ हो चुके हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। और देखिए मैनेजमेंट यहाँ पर बायबैक कर रहा है, इसका मतलब मैनेजमेंट को भी भरोसा अपने बिजनेस पे। और मैं भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि बिजनेस मॉडल आईएक्स का बहुत अच्छा है, काफ़ी शानदार बिजनेस मॉडल, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी अर्निंग्स की यहाँ पर नज़र आती है। पावर एक्सचेंज पर ट्रेडिंग हमको बढ़ती हुई यहाँ से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखिए आईजीएक्स की ऑप्शनैलिटी भी है इनके पास। इंडियन जो गैस एक्सचेंज है उसका भी हमको यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर जो है डीमर्जर होता हुआ देखने को मिले, या फिर नया आईपीओ आए कभी भविष्य में। तो ये एक और शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो वैल्यू अनलॉकिंग के चांसेस काफ़ी है आईएक्स में। ये जो अभी कूल ऑफ हुए हैं वैल्यूएशन, ये तो देखिए बिजनेस साइकिल का हिस्सा है। वैल्यूएशन कूल ऑफ होंगे, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, आप ऐसे मान के चलिए, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल जो है बिजनेस में काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छे कैश फ्लोज हैं कंपनी के पास। देखिए गजब का कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है, तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का ये एक अच्छा माध्यम भी है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है इनकी यहाँ पर इसकी वजह से बढ़ती हुई नजर आएगी। जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है मार्केट से वो वापस से बायबैक करेंगे, जिसकी वजह से फ्लोट कम होगी, फ्लोट श्रिंक होगी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टॉक में प्राइस जो है पॉजिटिव मूवमेंट हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे रडार पर ये स्टॉक है, मैं खुद इसको बाय करने की सोच रहा हूँ वापस से। 110 के लेवल के आसपास मेरा जो है बाइंग प्राइस है। लेकिन अब जब बायबैक अनाउंस हो चुका है तो हो सकता है पॉजिटिव मूवमेंट आए, लेकिन ये स्टॉक गिरता है तो मेरे ख्याल से एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। अगर आपका 3 से 5 साल का नज़रिया है तो आईएक्स को डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। तो आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट में साझा कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो वो है दोस्तों इंडिगो पेंट्स। पेंट सेक्टर की कंपनी है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में, लिस्टिंग इसके पिछले साल ही हुई थी, और तब से अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट हो रही है। स्टॉक प्राइस देखिए ऊपरी स्तरों से 60% तक गिर चुका है। हालांकि कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। अब की बार भी देखिए 20% से ज़्यादा की ग्रोथ थी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट मार्जिन 14% के आसपास इन्होंने मेंटेन किए, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर एंड सिक्वेंशियल बेसिस पे। तो सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे रीज़न है तो वैल्यूएशन। तो ये देखिए एक सीखने वाली चीज़ है, मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। आईएक्स में भी यही हुआ। आईएक्स में 100 के पी पे ये स्टॉक चला गया था, जो कि अनसस्टेनेबल था, और इसी लेवल के आसपास मैंने आपको बोला था कि मैं क्यों बेच रहा हूँ स्टॉक को, विद रीजनिंग मैंने आपको बताया था। तो वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 100 का पी अगर आप खरीद रहे हैं, कोई 100 के पी पे स्टॉक खरीद रहे हैं, 200 के पी पे स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर ग्रोथ अगर नहीं आई तो फिर इसकी पिटाई बहुत अच्छी खासी होती है। और हमने कई सारे एग्जाम्पल में देखा है, ठीक है। हमने सोना कॉनस्टार में देखा, हमने क्लीन साइंस में देखा, ठीक है। तो अगर ग्रोथ थोड़ी सी भी मिसिंग रही तो मार्केट में पिटाई अच्छी खासी होती हुई हमको देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पिडिलाइट जैसा बिजनेस है, एशियन पेंट जैसा बिजनेस है, जिन्होंने पिछले 50 साल से अपना दबदबा बनाए रखा है, एक ब्रांड है, एक मोट है, ऐसे बिजनेस तो है नहीं है, ठीक है। तो हमको वो चीज़ देखनी है। ऐसे
सोच समझ के इन्वेस्टमेंट हमको करनी है, वैल्यूएशन का हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें भी यही सीन है, इंडिगो पेंट्स के वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा थे। एशियन पेंट जैसे बिजनेस सस्ते मिल रहे थे इससे, हालांकि ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी मानते हैं, लेकिन एशियन पेंट को टक्कर दे पाना लॉन्ग समय में काफ़ी मुश्किल है। और इनकी देखिए स्ट्रैटेजी ये भी रहती है कि रूरल को ये फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? इनकी स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, क्योंकि जहाँ पर एशियन पेंट्स है, जहाँ पर बर्जर पेंट्स है, उनको टक्कर ये दे नहीं पाएंगे, बिकॉज उनके पास से डिस्ट्रीब्यूशन साइड मोट है, सप्लाई साइड मोट है, उनको टक्कर दे नहीं पाएंगे। इसलिए इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ये बना ली कि भैया हम रूरल में ही फोकस करेंगे और रूरल को ही हम जहाँ पेनिट्रेट करेंगे, अपना वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रूरल में बढ़ाएंगे और ग्रो करेंगे। हालांकि अच्छा कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा बिजनेस खराब है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा थे जो अभी धीरे धीरे यहाँ पर नॉर्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक और यहाँ पर इशू था, इशू इन द सेंस कि यहाँ पर एक सप्लाई ओवरहैंग बना हुआ था। सिक्वेशिया सिक्वोइया कैपिटल जो है वहाँ पर उन्होंने अभी हाल ही में देखिए अपने स्टेक को यहाँ पर सेल किया है, 210 करोड़ का यहाँ पर माल बेचा है, तो वो भी अपना माल बेच के निकल गए हैं। और अगर सिक्वोइया कैपिटल देखें तो कितना यहाँ पर इन्वेस्टेड है, देखिए 13% यहाँ पर जो है, 14% का स्टेक था इनके पास, तो अभी 3% के आसपास आई थिंक इन्होंने माल बेचा है। तो अगले क्वार्टर में यह अपडेट हो जाएगा, 10% के आसपास अपडेट हो जाएगा। तो ये भी एक ओवरहैंग बना हुआ है और भी वो माल बेच सकते हैं। लेकिन करना क्या है, मेन क्वेश्चन ये है। तो मेरे ख्याल से देखिए कंपनी तो अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइंग कहाँ करनी है, तो यहाँ पर टेक्निकली थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। एक मेजर आप देखिए डिमांड जोन यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है, एक मेजर डिमांड जोन आप देखिए यहाँ पर कई बार ही सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है, कई बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन अभी फाइनली ब्रेक डाउन हो चुका है, विद वॉल्यूम ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर और गिरावट हो सकती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा मुझे लगता है इसको बेस फॉर्मेशन क्रिएट करने दीजिए। हालांकि यहाँ पर बेस बना रहा था ये, लेकिन अगेन ये सेलिंग आ गई, सिक्वोइया कैपिटल की सेलिंग आ गई, उसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए बाइंग की जा सकती है, लेकिन एलोकेशन आपको कम रखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 से 5% के आसपास एलोकेशन रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। कंपनी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा लोकेशन आपको रखना है एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में, ठीक है, उनमें ज़्यादा रखना है, इसमें थोड़ा कम रखना है। हालाँकि कंपनी की ग्रोथ में अगर बात करें तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है, उसमें कोई भी शक यहाँ पर नहीं है। अभी केरला में अच्छा ग्रोथ आ रहा है इनका, ठीक है, अभी तमिलनाडु में एक अपकमिंग प्लांट इनका आने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब इसको रीड कीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा इस कंपनी को पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आईपीओ आया था मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि इसको अवॉइड कीजिए। आपको पता होगा अगर आप मुझसे कनेक्टेड है तब से, तो मैंने इसको अवॉइड करने के लिए बोला था और आज आप देख सकते हैं कहाँ पर है। लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे मुझे लगता है और गिरावट होगी तो ये और अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन अब इसके संभलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जितना करेक्ट होगा उतना ये अट्रैक्टिव होता जाएगा। डेट फ्री कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छा है। और यहाँ पर जो है आगे इनकी देखिए कैपेसिटी भी आने वाली है, तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। एलोकेशन ज़्यादा मत रखिएगा, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आपका डिसीजन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में क्या करना है, टाटा एलेक्सी का स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, तो क्या यहाँ पर बाइंग करें? तो देखिए दोस्तों, अगर अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई है। ऊपर इस तरह से 10,000 11,000 को ऑलमोस्ट टच करके आया था ये, ठीक है, ऑलमोस्ट 11,000 तक पहुँचने वाला था, लेकिन अभी गिरावट हो चुकी है। अभी 6800 6900 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो एक बियरिश क्रॉसओवर आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक में अभी प्रेशर है, एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक यहाँ पर वीक लग रहा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको 6500 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। 6600 6500 से 6600 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है, तब वहाँ पर आप इसमें थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। अगर आपका लंबे समय का नज़रिया, बहुत ज़्यादा लंबे समय का, 5 साल का एटलीस्ट, तो यहाँ से भी आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो बेस्ट बाइंग रेंज होगी मेरे ख्याल से, वो आपको यहाँ पर 5200 से 5500 तक देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं इसका हिस्टोरिकल वैल्यूशन देखूँ तो आप देखिए इसका पी रेशो 20 के आसपास चलता है, ठीक है, 20 के आसपास, 20-21 के आसपास इसका हिस्टोरिकल पी है। ये जाता है ऊपर, ठीक है, यहाँ तक देखिए इसका पी पहले भी गया था, 2015 में भी ये कहाँ गया था, देखिए कितना पी गया था इसका, देखिए 50-60 के पी के आसपास गया था, फिर यहाँ पर अपने मीडियन पी पे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर मीडियन पी पे आया, फिर ऊपर गया है। तो हो सकता है ये नीचे आ जाए, तो यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना पड़ेगा यहाँ पर। अभी मेरे ख्याल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर नज़र नहीं आती। और अगर आप एक लॉन्गर टर्म चार्ट पे देखें, देखिए मैं थोड़ा इसको क्विज करता हूँ, तो देखिए इतना रनअप हो गया स्टॉक में और अपने अभी
200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, एक बेयरिश क्रॉसओवर बन रहा है, तो यहाँ पर ये गिरावट हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप बाय करना शुरू कर सकते हैं एसआईपी वे में, क्योंकि नंबर्स अभी भी काफ़ी अच्छे आए थे। और ये जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि जब भी आप हाई पी का स्टॉक खरीदते हैं ना, तब आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि वहाँ पर ग्रोथ सस्टेनेबल रहनी चाहिए, मार्जिन्स कंपनी के सस्टेनेबल रहने चाहिए, वरना फिर पिटाई अच्छी खासी कर होती है मार्केट में। और ये टाटा एलेक्सी के एक और एग्जांपल आ गया हमारे सामने, टाटा एलेक्सी। इसलिए मैं आपको कब से बोल रहा था कि टाटा एलेक्सी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है सस्टेनेबल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नज़र आती। 100 का पी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पर सस्टेन करना किसी भी कंपनी के लिए। और ई आर एन डी स्पेस में ये कंपनी है, तो एक डिस्क्रिशनरी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है, डिस्क्रिशनरी सर्विस है, तो वो और जो है आप मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट हमको हिट होती हुई देखने को मिलती ही मिलती सूनर और लेटर, वो चीज़ हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ अभी भी आ रही है। टॉप लाइन में अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ देखिए अभी भी 28% की थी, मार्जिन 30% के आसपास मेंटेन किए, प्रॉफिट में इजाफा था ईयर ऑन ईयर। अट्रिशन इन्होंने काफ़ी मतलब इंडस्ट्री पीयर्स को काफ़ी मतलब अट्रिशन के मामले में काफ़ी बीट किया। अमेजिंग अट्रिशन नंबर्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, आई थिंक 18% के आसपास थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एम्प्लॉय कॉस्ट में काफ़ी जंप था इनका, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस में काफ़ी जंप था, उसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन्स इनके थोड़े बहुत हिट होते हुए नज़र आए। लेकिन इनका ये भी मैनेजमेंट का जब मैं कॉन कॉल पढ़ रहा था तो उन्होंने ये भी बोला है कि फ्यूचर की ग्रोथ को ये टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पर अब की बार इन्होंने 1500 प्लस जो है न्यू एम्प्लॉयज़ को ऐड किया है, नए न्यू हेडकाउंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं Q2 में, जो कि हाईएस्ट एवर है। देखिए दोस्तों, पिछले बार था 750, अब की बार है 1500, तो डबल कर दिया अपने हेडकाउंट्स को। और ई आर एन डी स्पेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हेडकाउंट है, जो यहाँ पर ठीक है, जो यहाँ पर इनकी मैन पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर लगातार बढ़ा रहे हैं क्योंकि डिमांड अच्छी आ सकती है फ्यूचर में। और ऑटोमोटिव और मीडिया कम्युनिकेशन सेक्टर में मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं यूरोप में, जस्ट बिकॉज ऑफ दी करेंसी मूवमेंट, करेंसी फ्लक्चुएशन थोड़ा इनको इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिला। और जैसे कि मैंने एल टी टी एस के बारे में भी कहता हूँ कि इंडिया, टाटा एलेक्सी और के पी के जो है यहाँ पर केपीआई टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कंपनीज़ हैं, तो ये कंपनीज़ केपीआईटी जो है अच्छी करेंगी। लेकिन एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी मुझे लगता है यहाँ पर प्रेफर्ड चॉइस होनी चाहिए। केपीआईटी का थोड़ा सा यहाँ पर ऑटोमोटिव सेक्टर से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो वो एक सिक्लिकलिटी वहाँ पर है, शैलो सिक्लिकलिटी। हालांकि इन्होंने अभी एक मर्जर जो है एक्विजिशन किया था, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन देखिए, ई आर एन डी स्पेस की बात की जाए या सेक्टर की बात की जाए, तो इंडिया विल बिकम ई आर एन डी हब। ये मैं आपके साथ कई सारे आर्टिकल शेयर कर चुका हूँ। और यहाँ पर आगे आने वाले साल में इंडिया में ई आर एन डी का जो सेगमेंट है वो काफ़ी हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो बाय कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मेरे ख्याल से अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर वेदांत फैशन, एक और हाई पी स्टॉक है, और इसमें भी वही होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये चार्ट देखिए आप, अप ट्रेंड में था, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था। एक यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकडाउन हमको होता हुआ देखने को मिला, चैनल पैटर्न का, अपवर्ड चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन, उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज से भी स्टॉक नीचे आ चुका है। और यहाँ पर एक काइंड ऑफ बड़ी वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक गिर रहा है, मारा बाजू कैंडल बन रही है, तो और गिर सकता है स्टॉक, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर इसको मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए आपको अभी इसको अवॉइड करना चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बार Q3 और Q4 के नंबर आने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर मुझे लगता है हमको अच्छा मौका मिलेगा वेदांत फैशन में बाइंग करने का, क्योंकि जैसे मैंने अभी जस्ट कहा आपको, वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि देखिए ब्रांडेड रिटेल कैटेगरी में है, इसको हाई प्राइस ज़रूर मिलेगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन स्टिल हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी के मार्जिन्स 50% क्या जो है सस्टेनेबल हैं या नहीं। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, थोड़ा सा सीजनैलिटी है सबसे पहले तो बिजनेस में, आपको पता है कि शादी के सीज़न में ही यहाँ पर इसका अच्छा व्यापार होता है, और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो ये सस्टेनेबल है या नहीं हमको अभी पता चलेगा, 1-2 क्वार्टर में ही हमको पता चल जाएगा, तो तब मुझे लगता है आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आती। पॉइंट ऑफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके Q3 और Q4 डेफिनेटली अच्छे रहते हैं, हो सकता है अच्छे नंबर आए Q3 और Q4 में, लेकिन क्योंकि सीज़न है, शादियाँ होती है इस सीज़न में, तो उसकी वजह से इनका बिजनेस बढ़ सकता है। लेकिन स्टिल
मुझे लगता है थोड़ा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय का नज़रिया है आपका, तो धीरे-धीरे एसआईपी कर सकते हैं। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। पॉजिटिव क्या रीज़न है यहाँ पर? एक तो इसके पास ब्रांड का मोट है, सभी को पता है। तो मान्यवर, मोहे, गज़ब के ब्रांड है इसके पास। एक काइंड ऑफ एक मोट है इसके पास। हालाँकि कॉम्पिटिशन ज़रूर मिलता है, लेकिन अभी भी लग्ज़री और प्रीमियम को ये टारगेट करता है, सेगमेंट को टारगेट करता है। वहाँ पर जो है टक्कर देना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से इसकी एडवर्टाइज़मेंट हम देखें तो ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी ये कंपनी करती है। लगातार यहाँ पर अपने नए ब्रांड्स को लॉन्च कर रहा है। मोहे आ गया, ठीक है, मान्यवर हो गया, अभी आई थिंक एक और आया है इनका, नाम याद नहीं आ रहा, वो भी है। तो कंटिन्यूअसली जो है स्टोर्स अपने ओपन कर रहे हैं, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, वो भी एक पॉजिटिव है। वेडिंग मार्केट जो इस सेक्टर है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है यहाँ पर। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, कॉर्पोरेट काफ़ी गवर्नेंस काफ़ी अच्छा है, इसलिए पॉजिटिव नज़र आता है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, तो फ्री कैश फ्लो अच्छा पॉजिटिव कंपनी जनरेट करती है, तो इसलिए अच्छी नज़र आती है। कंपनी के रिटर्न रेशो अच्छे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इसको रडार पे ज़रूर रखना चाहिए, और जब मौका मिले तो वेदांत फैशन को बाय किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव हो गए, लेकिन नेगेटिव जानना भी ज़रूरी है। नेगेटिव क्या है भैया? नेगेटिव है, एक तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का बहुत बड़ा थ्रेट है यहाँ पर। आज भी आप देखेंगे तो चांदनी चौक हो गया, ऐसी जगहों पे आपको इतना ज़बरदस्त यहाँ पर इसका मार्केट मिलता है। तो उसका मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो उसका थ्रेट रहता है, प्राइसिंग प्रेशर आता है यहाँ पर। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इसके है। ओएफएस आ सकता है इसमें। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए आप 84-85% के पास प्रमोटर्स के स्टेक है, मतलब कि बहुत ही लो फ्लोट स्टॉक है, और यहाँ पर ओएफएस के चांसेस बन रहे हैं आने के, तो सप्लाई प्रेशर यहाँ पर बन सकता है। तो वो एक इशू है यहाँ पर। बाकी लेट्स सी यहाँ पर पब्लिक खरीदती है या फिर एफआईएस डीआईएस में ब्लॉक डील हो जाती है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर सप्लाई प्रेशर बन सकता है। सीजनैलिटी है इस बिज़नेस में। Q3 Q4 अच्छे रहेंगे, अगले आने वाले क्वार्टर अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद Q1 और Q2 थोड़े से वीक रहते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और एक और चीज़ यहाँ पर जो है आप नोटिस करेंगे, अगर आपने कभी आपकी शादी हो गई होगी, तो आपने ज़रूर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो रेंटल मार्केट है वो भी अच्छा खासा पैर पसार रहा है अपना, ठीक है? रेंटल जो शेरवानी हो गया, या फिर जो ये वेडिंग कलेक्शन हो गया, इस पे रेंटल का काफ़ी आजकल जो है सीन देखने को मिल रहा है, ठीक है? रेंटल पे सब ले रहे हैं, कोई खरीदता नहीं है। तो ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है वेदांत फैशंस के लिए। हालाँकि ये भी मैनेजमेंट बोला है कि हम भी रेंटल मार्केट को यहाँ पर अच्छी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। उस पे हम क्या करेंगे वो हमको आगे जो आपको बताएँगे, लेकिन रेंटल पे इनका फ़ोकस है, इसको अच्छे तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी बाद में हमको पता चलेगा क्या है, क्या नहीं है। तो देखिए फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, इसको रडार पे रखिए। बाय करना है तो ट्रैकिंग पोज़ीशन ले सकते हैं। बाय अगर ज़्यादा बाय करना है तो मेरे ख़्याल से आपको अभी थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली बहुत वीक नज़र आ रहा है और गिरावट हो सकती है। ये गिरावट मुझे लगता है यहाँ पर करीब-करीब 1120 के आसपास तक संभव है। बाकी लेट्स सी किस प्रकार हमको देखने को मिलती है मूवमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर सीडीएसएल। तो सीडीएसएल के रिगार्डिंग भी एक बड़ी अपडेट है। क्या अपडेट है? देखिए कल के दिन एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो ये कि यहाँ पर सेटलमेंट एक्टिविटीज़ में डिले हो चुका है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मालवेयर है वो अटैक इनका हुआ है। देखिए मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन, द कंपनी इमीडिएटली आइसोलेटेड द मशीन्स एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, बिकॉज यहाँ पर इंटरनल मशीन्स में कुछ मालवेयर डिटेक्ट होते हुए नजर आए हैं। और एक सीडीएसएल जैसी कंपनी जो कि बेसिकली डेटा स्टोरेज का ही काम है, नेट जो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इनका एक मेजर फोकस रहता है इन जैसी कंपनीज के लिए, क्योंकि कस्टमर का डेटा काफ़ी रहता है। तो अगर कस्टमर डेटा जो कंपनी मैनेज करती है उस पे अगर यहाँ पर ऐसे मालवेयर डिटेक्ट होते हैं इंटरनल मशीन्स में, जिसकी वजह से सेटलमेंट डिलेज होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही नेगेटिव हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये अभी पूरी चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है। रिजोल्यूशन ऑफ द इंसिडेंट इज़ इन प्रोसेस, तो अभी भी प्रोसेस में है। सब्सिक्वेंट टू विच सेटलमेंट एक्टिविटीज़ वुड बी कंप्लीटेड। अब कितना यहाँ पर कस्टमर डेटा को इम्पैक्ट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये तो हमको बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ये अभी एक कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है सीडीएसएल के लिए। तो यहाँ पर गिरावट हो सकती है। गिरावट तो मैं खैर पहले से भी कह रहा हूँ कि टेक्निकली तो ये वीक नज़र आ ही रहा है। देखिए 200 डे 50 डे के नीचे चल रहा है, तो यहाँ पर ये 1000 के लेवल तक भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। 1000 से करीब करीब 1100 के बीच में आपको लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर ये किसी रीज़न से नीचे गिरता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो अच्छा ही है, वो उनको बाय करने का मौका मिलेगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक डेकेडल थीम है। डिपॉजिटरी सर्विसेज में बात करें तो यहाँ पर इसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है।
और कैपिटल मार्केट्स की ग्रोथ आएगी तो CDSL का यहाँ पर भविष्य उज्जवल नज़र आता है, अर्निंग ग्रोथ यहाँ पर विजिबिलिटी नज़र आती है, तो गिरावट होती है तो मेरे ख्याल से इसको SIP वे में बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर की बात की जाए तो भैया नंबर बहुत ही ज़्यादा ख़राब आए थे। नंबर टॉप लाइन बॉटम लाइन सभी यहाँ पर पिटती हुई नज़र आई थी, इसकी वजह से स्टॉक भी पिटता हुआ नज़र आया। ऊपर इस तरह से स्टॉक पे लगातार गिरावट हो रही है और यहाँ से देखिए एक मेजर सपोर्ट था, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ये स्टॉक अब आपको 830 के लेवल्स पे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल मतलब गिरता हुआ ही प्रतीत हो रहा है स्टॉक। मुझे लगता है ये 800 से 830 की रेंज में आता हुआ देखने को मिलेगा। और Q3 में भी मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर रह सकता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन की समस्या अभी भी बनी हुई है रूरल मार्केट्स में स्पेशली, और ये रूरल मार्केट्स में ही ज़्यादा इनका काम है, ठीक है। Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में ज़्यादा ये माल बेचते हैं अपना, तो वहाँ पर महंगाई लग रही है लोगों को अभी भी, इसीलिए इनके जूते चप्पल नहीं बिके हैं। तो वेट कीजिए Q3 का, मुझे लगता है आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पर Q3 का वेट कीजिए, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। बाकी ये स्टॉक मुझे लगता है 800 से 830 की रेंज में आ सकता है। फ्रेश बाय करना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया तो वो SIP वे में इसको बाय करना शुरू कीजिए, क्योंकि फुटवेयर सेक्टर मुझे लगता है काफ़ी लंबा चलने वाला सेक्टर है इंडिया जैसी कंट्री में। नेक्स्ट दोस्तों इंडिया मार्ट में भी लगातार गिरावट हो रही है, कोई भी यहाँ पर रिकवरी के संकेत तो अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर से गिरावट हो रही है। 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे आ चुका है, 55% की गिरावट है। तो गिरावट क्यों हो रही है इसके बारे में देखिए मैं पहले ही बात कर चुके हैं, और ये गिरावट मुझे लगता है और हो सकती है। ये स्टॉक का आपको 2880 के लेवल्स के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ आ गया तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बाय होगी है, और मैं इनफैक्ट खुद इसमें अब मैं बाय करना चाहूँगा। हालांकि मेरे पास बहुत कम अलोकेशन है इंडिया मार्ट का, लेकिन इस लेवल पे आ गया तभी मैं बाय करूँगा, अभी इसको मैं बाय नहीं करूँगा। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मुझे लग रहा है कि Q3 और Q4 भी यहाँ पर वीक रहेगा, और वो क्यों रहेगा, मुझे क्यों लग रहा है, उसके पीछे रीज़न है। दोस्तों अभी देखिए, जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि यहाँ पर अगले क्वार्टर्स कैसे रहेंगे, अगले क्वार्टर्स में किस प्रकार का यहाँ पर स्थिति देखने को मिलेगी, तो दिनेश अग्रवाल साहब का कहना था कि जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं, मैन पावर कॉस्ट यहाँ पर फिर अभी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। यू कैन एक्सपेक्ट आवर मैन पावर काउंट टू कीप गोइंग अप सिग्निफिकेंटली एज इन द करंट क्वार्टर, एंड देन मे बी वी कैन स्टार्ट टू स्टेबलाइज। तो फिर ये स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे। तो FY24 में ही यहाँ पर कुछ स्टेबलाइजेशन की जो है हमको चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगले 2 क्वार्टर में तो मैनेजमेंट खुद ही यहाँ पर बोल रहा है कि मैन पावर कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी, और इनका इसीलिए यहाँ पर EBITDA गिरता हुआ नज़र आ रहा है, इनके प्रॉफिट गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, मार्जिन इनके गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर इनकी जो मैन पावर कॉस्ट है, जो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, काफ़ी बढ़े हैं, क्योंकि इन्होंने कोविड तक तो देखिए लॉकडाउन था, कोई हायरिंग नहीं की थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने काफ़ी हायरिंग की है। हेडकाउंट एडिशन इनका काफ़ी हुआ है, जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं, और एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट वहाँ पर काफ़ी बढ़ती हुई नजर आई, जिसकी वजह से इनके मार्जिन डिप हो रहे हैं। ठीक है, 28% के मार्जिन यहाँ पर आ चुके हैं। अब 28% के मार्जिन क्या स्टेबल है या नहीं है, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर भी देखिए कुछ बोला है, वो भी आपको बताता हूँ। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि यहाँ पर 28% के जो मार्जिन हैं वो यहाँ पर मेंटेन करते हुए नज़र आएंगे। ±1-2% यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, ±1-2% यहाँ पर हो सकता है। तो लेट्स सी Q3 Q4 में तो ये बोल रहे हैं कि मैन पावर कॉस्ट काफ़ी बढ़ेगी, सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं 28% हम मेंटेन करेंगे, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए देखना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो होता है या नहीं। तो अगर Q3 Q4 में यहाँ पर नंबर गंदे आए, तो नंबर मार्जिन हिट हो गए, तो यहाँ पर ये स्टॉक और गिर सकता है, 2800-2900 तक आ सकता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ बाय करूँगा, क्योंकि दोस्तों देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, मैंने बेचा नहीं है, बायबैक में भी मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, छोटा सा बायबैक था, लेकिन बिजनेस मुझे अभी भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। बिजनेस में काफ़ी एक ज़बरदस्त यहाँ पर टेलविंड्स नज़र आती है। B2B सेक्टर इंडिया जैसी इकोनॉमी में, यहाँ पर ई-कॉमर्स का एक जो सेक्टर है वो इतना तेज़ी से ग्रो करेगा, आगे आने वाले समय में डबल डिजिट में ग्रो करेगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो यहाँ पर डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके पास नेटवर्क इफेक्ट का मोट है, तो मेरे ख्याल से वो कंपनीज अच्छा कर सकती है। इसलिए इंडिया मार्ट पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ, शॉर्ट टर्म में इश्यूज आ सकते हैं। बिजनेस जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन ज़रूर यहाँ पर कूल ऑफ अब हो चुके हैं।
अब यहाँ से अगर मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नज़र आए 2-3-4 क्वार्टर के बाद, तो फिर से स्टॉक प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं अपडेट आपको करता रहूँगा आगे भी। तो आप इसमें अभी मेरे ख्याल से अभी वेट एंड वॉच कीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है अभी, ना ही बाय। मैं खुद नहीं करा तो आपको मैं कैसे बोल दूँ, ना ही मैं कुछ भी नहीं करा। जो मेरे पास छोटा लोकेशन पड़ा हुआ है उसको मैं होल्ड करके रखा हुआ हूँ, थोड़ा सा मेरा यहाँ पर नुकसान भी उस पर हो रहा है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर बात इंडिया मार्ट की। तो ये थे दोस्तों स्टॉक्स और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स, मेरा ओपिनियन। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।